जो जी सर, मैंने मेरी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा मेरे ग्रामीण स्कूल राजकीय माध्यमिक विद्यालय नेवाड़ा से संपन्न की है। और मैंने मेरी स्नातक राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और भूगोल के साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय से संपन्न की है। साथ ही सर अच्छा मैंने मेरी स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य विषय के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय से संपन्न की है। और मुझे कविताएं लिखना बहुत पसंद है सर। अच्छा अच्छा। अभी एट प्रेजेंट टाइम क्या कर रहे हो आप? जी सर, वर्तमान में मैं सहायक आचार्य भर्ती के लिए तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, कहीं सरकारी जॉब में हो आप? नहीं सर, मैं किसी भी सरकारी जॉब में नहीं। अच्छा अच्छा। तो अपने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बातें बताओ। जी सर। सर, भरतपुर जिले के अगर भौगोलिक रूप से हम देखें तो भरतपुर शहर है जो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी बिंदु पर स्थित है। दूसरा सर, यहाँ पर भौगोलिक रूप से ये उपाद्र प्रदेश में, जलवायु की दृष्टि से उपाद्र प्रदेश में आता है। यहाँ पे वार्षिक वर्षा का औसत भी 60 से 70 सेमी रहता है, तो ये कृषि के लिए उपयुक्त दशा है यहाँ पर है। दूसरा सर, यहाँ पे एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 27 अगस्त 1981 को उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और वो एकमात्र उद्यान है जो रामसर आर्द्र भूमि में जिसको शामिल किया गया है। साथ ही जिसमें जो साइबेरियन सारस के लिए वो प्रसिद्ध है सर, जो रूस से एक लंबी दूरी तय करके सर्दियों में हमारे यहाँ पर आती है। साथ ही सर, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये एकमात्र ऐसा उद्यान है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। सांस्कृतिक रूप से भरतपुर को देखें तो सर, यहाँ पर जो पशु मेले लगते हैं उनमें एक जसवंत पशु मेला है, जो राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला है, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, जो आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक जो भरा जाता है। और सर, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर तत्कालिक समय में उत्तर भारत का एक प्रबल जाट साम्राज्य रहा है, जिसकी स्थापना चूड़ामन जाट जी ने की थी, तथा उनके उत्तराधिकारी सूरजमल जाट जी इसके प्रसिद्ध राजा रहे हैं, जिन्होंने अविजित लोहागढ़ किले का निर्माण कराया था। ये जो जाट साम्राज्य रहा है, ये किस गोत्र से थे? जी श्रीमान। श्रीमान, जो जाट साम्राज्य थे, इनको जो श्री राम भगवान है उनके अनुज भरत के नाम पर इनका अ, जो नामकरण किया गया है जाट, जो इनका साम्राज्य है। और इनके जो कुल देवता है, उनको लक्ष्मण को माना गया है सर। हाँ वो ठीक है, लेकिन जो वंशज थे ना वो किस गोत्र से थे? ऐसी जानकारी है आपको? क्षमा करें सर, इस संबंध में मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मनोज जी बताइए, वर्तमान के अंदर जो है राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव हो रहे थे, जी श्रीमान। इसमें ज्यादा से ज्यादा मतदाता को जागरूक करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक कोई कार्यक्रम चलाया, उसका क्या नाम है? जी श्रीमान, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ, जो मतदान से संबंधित जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया गया था, और एक अच्छा मिशन अच्छा 70 मिशन 75 भी चलाया गया था। उसका उद्देश्य भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना था। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे आपके पूरे राजस्थान के अंदर एक जिला और एक उत्पाद है, आपके भरतपुर का क्या उत्पाद है इसमें? जी श्रीमान। श्रीमान, भरतपुर से मैं सोच पा रहा हूँ कि जो शहद और गोंद संबंध रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। भरतपुर का शुभंकर क्या है? क्षमा करें श्रीमान, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने इसको पढ़ा है। अगर आप आज्ञा दे तो मैं अनुमान कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आगे के लिए आपके अशोक जी तैयार हैं? आनंद सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी मनोज जी? जी सर, थोड़ी कम आवाज आ रही है। नमस्ते सर। हाँ, अभी ठीक आ रही है क्या आवाज? जी सर। हाँ तो मनोज जी आज क्या पढ़ के आए हैं आप? सर, आवाज फिर से कम आ रही है। हाँ, आवाज आप क्या पढ़ के आए हैं आज? आप सुनिए। सर, मैं हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ के आया हूँ, और साथ ही
काव्य शास्त्र के काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन के बारे में मैंने अध्ययन किया। तो काव्य जो हेतु है, उस काव्य हेतु के अंदर एक प्रतिभा शब्द आता है। तो जी प्रतिभा श्रीमान। प्रतिभा क्या है, थोड़ा बता पाएंगे आप? जी सर, संस्कृत आचार्य में भट्टितोत आचार्य जी हुए, जिनके अनुसार प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता है, अर्थात नए नए भावों के उन्मेष से युक्त जो प्रज्ञा है वही प्रतिभा है। इस प्रतिभा की प्रतिभा शक्ति की से कोई माध्यम से चार विशेषता बताएं आप। 1 2 3 4 करते हुए 4 विशेषता बताएं प्रतिभा की। श्रीमान एक बार प्रश्न दोहराएंगे आप? प्रतिभा की कोई 4 विशेषता बताइए, बिंदुवार 1 2 3 4। जी सर, पहला बिंदु जो मैं सोच पा रहा हूँ कि प्रतिभा किसी भी सर्जक को काव्य रचना करने में सक्षम बनाती है। दूसरा बिंदु मैं ये सोच पा रहा हूँ सर कि प्रतिभा जन्मजात, आचार्यों ने प्रतिभा को जन्मजात माना है, जो किसी भी सर्जक में जन्म जन्म के संस्कारों के साथ होती है। तीसरा, प्रतिभा को अन्य आचार्यों ने ये माना कि अभ्यास और लोक शास्त्र वेदों का अध्ययन करके प्रतिभा को हम अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। और सर मैं अभी 3 ही सोच पा रहा एक ये अपने जो कार्यत्री और भार्यत्री प्रतिभा, ये क्या हूँ। होती जी है? सर, श्रीमान संस्कृत आचार्य राजशेखर जी ने प्रतिभा के भेद किए थे कि कार्यत्री प्रतिभा और भाव्यत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा सर कवि कर्म से संबंधित है, जो कवि के जो रचना करने का जो कौशल और कर्म है उससे संबंधित कार्यत्री प्रतिभा होती है। और जो भाव्यत्री प्रतिभा है वो सर भावक या सहृदय के से संबंधित प्रतिभा है। अच्छा, ये जो भावयत्री प्रतिभा है और एक उत्पाद्य प्रतिभा, इन दोनों में क्या अंतर पाते हैं आप? जी सर, भाव्यत्री प्रतिभा से जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि एक पाठक या सहृदय के अंतर्गत कहीं भावों को समझने की और अपने अंदर हृदयंगम करने की जो क्षमता होती है वो भाव्यत्री प्रतिभा है। जबकि जो उत्पादता है सर, उत्पादता से तात्पर्य है कि यदि किसी के अंतर्गत जन्मजात प्रतिभा नहीं भी है, तब भी वो अपने अभ्यास से और वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करके अपने अंदर जो प्रतिभा कौशल व्युत्पन्न करता है वो सर उत्पादता। अच्छा, ये बताएं आप, काव्य प्रयोजन आपने पढ़ा है कि काव्य प्रयोजन जो मम्मट ने बताए हैं उनमें सबसे प्रधान काव्य प्रयोजन कौन सा है? जी सर, श्री आचार्य मम्मट जी ने जो 6 काव्य प्रयोजन बनाए उनमें सबसे महत्वपूर्ण सद्य पर निर्भर थे, अर्थात आत्म शांति या शीघ्र आनंद उपलब्धि को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रखा है सर। अच्छा मनु जी, आप हमें विद्यार्थी मान लीजिए, आपके समक्ष विद्यार्थी हैं और जी आदिकाल में श्रीमान। एक बार अमीर खुसरो को आप पढ़ा के बताएं। ऐसा मान लीजिए आपको अमीर खुसरो को पढ़ाना है, उसको पढ़ा के बताएं एक बार। जी श्रीमान। श्रीमान अमीर खुसरो जी उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव से संबंध रखते थे, और वो फारसी के आचार्य शुक्ल जी के अनुसार फारसी के बहुत ही अच्छे जानकार थे। साथ ही निजामुद्दीन औलिया जी के शिष्य थे, और उन्हें खड़ी बोली की हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। तो जो आदिकाल में जो खड़ी बोली का प्रवर्तन किया वो अमीर खुसरो जी ने ही किया था, और उन्होंने अधिकतर जो साहित्य लिखा है वो रंजनात्मक जो साहित्य उन्होंने लिखा है, जिसमें दो शुकने, पहेलियां और ये दो मुकरियां दो इत्यादि। दो दो शकुने क्या होता है? श्रीमान मैं दो सेकंड का समय लेना चाहूंगा। क्षमा करें श्रीमान, मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं। एक बार कोई अमीर खुसरो की कोई मुकरी आपको याद आ पा रही है तो उसको सुना के बताए एक बार। कोई एक जी पंक्ति भी श्रीमान। याद आ रही हो तो आप बता श्रीमान मुझे सकते हैं। उनकी 2 पंक्तियां याद आ रही हैं जो उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की उन्होंने मजार पर बोली थी कि सजन सकारे जाएंगे, सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे, रोए बिदना ऐसी रुदन कर। श्रीमान क्षमा करें, मैं पुनः प्रयास करना चाहता हूँ। ये मुकरी है क्या आप जो बता रहे हैं जो? श्रीमान ये उनका दोहा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अमीर खुसरो ने कुछ विशेष प्रकार के कुछ आविष्कार किए, उनके नाम याद आ पा रहे हैं क्या आपको? कुछ आविष्कार किया था उन्होंने विशेष, जो एक प्रकार से एक प्रकार प्रदाय है।
श्रीमान, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ, उन्होंने हिंदी वर्णमाला की जो अक्षर हैं उनसे सैद्धांतिक संबंधित धारणाएं दी थी। तो उनका आपने एक वो संगीत ग्रंथ में संगीत से संगीत के जो यंत्र है उनसे संबंधित पूछा सर, मैंने। संगीत की तराना शैली का जन्म दाता माने जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि अमीर खुसरो की कोई ऐसी विशेषता बताओ जो वाकई मतलब सबसे भिन्न बना देती है आदिकाल में इनको। सर, हो गया। सर, भिन्नता की दृष्टि से अगर देखें अमीर खुसरो को, तो दो कारण मैं सोच पा रहा हूँ। पहला कारण तो ये सर कि अमीर खुसरो ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो जो पारंपरिक जो ठीक काव्य है। शैली अब आदरणीय सुमेरदान जी से आग्रह करता हूँ कि वो साक्षात्कार को नियमित रखें। मनोज जी, कैसे हैं आप? मनोज जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, किसी की भी आवाज नहीं आ रही। अभी बोल नहीं रहे ना? श्रीमान क्षमा करें, वो मेरे माइक में समस्या होगी। आपके नेटवर्क की समस्या है। जी श्रीमान। हाँ, तो आप सहज महसूस कर रहे हैं अभी? जी सर, मैं शायद महसूस। ठीक। आप आज क्या क्या पढ़कर आए? सर, मैंने आज आदिकाल के बारे में अध्ययन किया, और जो काव्य शास्त्र में काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन का अध्ययन। हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है, जी सर। उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है और क्यों? जी श्रीमान। श्रीमान, मैं मेरे अनुसार हिंदी साहित्य के लिए सबसे उपयुक्त नाम आदिकाल ही है। इसमें मेरे इसके दो कारण हैं सर। अगर भाषागत दृष्टि से देखें तो आदिकाल से हिंदी साहित्य के हिंदी की भाषा के उद्भव का हमें आभास होता है। दूसरा सर, आदिकाल नाम से उस समय की तात्कालिक समस्त जो प्रवृत्तियां, साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, उनका बोध हो जाता है। तो ये दो कारण मैं अभी सोच पा रहा हूँ। जैसे आदिकाल कहते हैं तो हमें लगता है कि अभी ये बाबा आदम के जमाने की कोई बात हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि हिंदी का तो समय 1000 साल का ही है। जी श्रीमान, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक इस संबंध में एक कथन कहा है कि इस मनोवैज्ञानिक धारणा से अगर विद्यार्थी थोड़े सतर्क रहें कि ये आदम जमाने की रचना है, तो इसे आदिकाल नाम देना बुरा नहीं है। तो उन्होंने कारण क्या बताया था? आदिकाल नाम स्वीकार करने के पीछे उन्होंने क्या कारण बताया था, आपको पता? श्रीमान, आदिकाल नाम के पीछे उनके कारण यही थे कि जो आदिकाल जो नाम है वो संपूर्ण हिंदी साहित्य की जो उस समय की जो साहित्यिक परिस्थितियां थी उनका सरोकार समावेश अपने अंदर करता है। और दूसरा, इससे एक हिंदी साहित्य के आगे विशाल जो आगे का जो साहित्य है उसका यहाँ से उद्गम दिखाई देता है। आप आदिकाल की समयावधि कब से मानते हैं? आरंभ कब से मानते हैं आप? श्रीमान, व्यक्तिगत रूप से मैं आदिकाल की अगर समय अवधि तय करूं तो मैं गणपति चंद्र गुप्त जी की जो समय अवधि है उसका समर्थन करना चाहूंगा, जो 1184 से ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी है। उसके ऐसा पीछे क्यों? मेरे। जी हाँ, श्रीमान। ऐसा क्यों? श्रीमान, उसके पीछे मेरे कारण है कि जो आचार्य शुक्ल जी और इत्यादि जो विद्वान थे, उन्होंने जो 1000 संवत से जो इस आदिकाल की जो प्रारंभ माना है,
तत्कालीन समय में उनके पास इतनी शोध सामग्री और विषय सामग्री नहीं थी, तो और उन्होंने हिंदी साहित्य की जो हिंदी भाषा है उसको जो पुरानी हिंदी का है जो अपभ्रंश भाषा है उसको, लेकिन वर्तमान शोधों से और भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो हिंदी साहित्य हिंदी भाषा है वह 12वीं से 13वीं शताब्दी में उसका उद्गम होता है। साथ ही राहुल शंकरचार्य जी ने भी अपने शब्दों में कहा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 12वीं से 13वीं शताब्दी में अपभ्रंश भाषा से अलग होती हैं। तो जब हिंदी भाषा का उद्गम 12वीं से 13वीं शताब्दी है और यही मत सुनीति को एक आपने अभी जैसे मम्मट के काव्य प्रयोजनों की बात की, जी सर, कौन कौन से पहले आप बता दीजिए, काव्य प्रयोजन कौन कौन से बताए होंगे? जी सर, जी सर, मम्मट जी का काव्य हेतु से संबंधित उनके मत थे कि सर आप काव्य हेतु पूछ रहे हैं सर? काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन, जी सर, जो काव्य प्रयोजन से संबंधित उनका मत था कि काव्यम यशस अर्थ कृते व्यवहार विदेश इतर चतिये सद्य पर निर्वर्तये कांता संवित उपदेश युजे, अर्थात यश या कीर्ति प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति और जो शीघ्र आनंद उपलब्धि और शोक का विनाश, शोक नाशक या लोक मंगल कारण, और कांता सम्मति अर्थात पत्नी के समान मृदु उपदेश। ठीक है, इसमें आप ये बता पाएंगे कि ये जो प्रयोजन है काव्य के फल है, क्या ये सभी कवि को मिलते हैं या इसमें से कुछ सहृदय को भी मिलते हैं? तो इनमें से कौन से है जो सहृदय को मिलते हैं और कौन से कवि को मिलते हैं? जी श्रीमान, जो अर्थ प्राप्ति जो काव्य प्रयोजन है वो निश्चित रूप से कवि का ही प्रयोजन है, और जो शीघ्र आनंद उपलब्धि का जो है वो कवि और भावक दोनों से संबंधित है। साथ ही जो यश प्राप्ति है वो भी कविनिष्ठ ही प्रयोजन है, और जो उपदेश कांता सम्मति उपदेश जो प्रयोजन है वो भी सर कवि और भावक दोनों से ही संबंधित है। ठीक है, आपका साक्षात्कार पूर्ण हुआ, तो बहुत अच्छा रहा आपका साक्षात्कार। आपको शुभकामनाएं। अब आप जा सकते हैं। जी नमस्ते सर।